तो स्टूडेंट्स, हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं हाइपर कंजुगेशन सब्स्टिट्यूएंट इफेक्ट का अगला टॉपिक। पहले तो हम लोगों ने सब्स्टिट्यूएंट इफेक्ट में इंडक्टिव इफेक्ट पढ़ा था, अब दूसरा हाइपर कंजुगेशन। हाइपर कंजुगेशन इसको और भी कई नाम से हम लोग जानते हैं, है ना, वो एक एक करके डिस्क्लोज होगा। जैसे एक है क्या, हम लोग ये जानते हैं कि अगर कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड है, तो सिंगल बॉन्ड है तो इसका जो बॉन्ड लेंथ 1.54 एंगस्ट्रम के करीब में होता है। अगर कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड है तो ये 1.34 एंगस्ट्रम होता है। कार्बन कार्बन ट्रिपल बॉन्ड है तो यहाँ पर 1.20 एंगस्ट्रम होता है। अगर कार्बन और यहाँ हाइड्रोजन है, इसका यहाँ पर sp3 हाइब्रिडाइजेशन है, तो ये बॉन्ड लेंथ लगभग 1.12 एंगस्ट्रम होता है। कार्बन अगर ये इसका हाइब्रिडाइजेशन sp2 है तो लगभग इसका 1.09, इससे थोड़ा सा कम ज़्यादा वो हो सकता है ना डाटा में। और कार्बन अगर sp होगा तो यहाँ हाइड्रोजन ये 1.06 एंगस्ट्रम हो सकता है। तो इस तरह से यहाँ पर ये जो होगा ये होना चाहिए। तो अब हम लोग यहाँ पर एक लेते हैं HCH, ये डबल बॉन्ड C, H और ये H, ये एक जो मॉलिक्यूल है, दिस इज द इथिलीन मॉलिक्यूल। इथिलीन है ना, या IUPAC नेम इसका इथीन है। तो इथीन मॉलिक्यूल में ये दोनों कार्बन का हाइब्रिडाइजेशन तो sp2 है, ये sp2, तो यहाँ पर लेंथ डबल बॉन्ड तो 1.34 होना चाहिए, ये 1.34 होता है ना। यहाँ पर ये एक्सरे टेक्निक से ये बॉन्ड लेंथ मेजर करते हैं, इसका लेंथ मेजर किए, कार्बन हाइड्रोजन sp2 1.09, उतना ये भी होता है। ये सारे बॉन्ड, मतलब ये जो यहाँ डाटा है, इस डाटा से इसका एक्चुअल लेंथ टैली करता है। अब हम लोग एक मॉलिक्यूल लेते हैं, ये CH, ये H, यहाँ पर H, और इधर CH, ये डबल बॉन्ड C, और यहाँ पे H और ये H। दिस इज द प्रोपिलीन मॉलिक्यूल। ये जो है ये प्रोपिलीन है ना, प्रोपिलीन मॉलिक्यूल है। तो इस प्रोपिलीन मॉलिक्यूल में कार्बन एटम नंबर 1, कार्बन एटम नंबर 2, कार्बन एटम नंबर 3, तो 1 और 2 के बीच यहाँ पर डबल बॉन्ड है, तो डबल बॉन्ड ये होना चाहिए 1.34 एंगस्ट्रम, लेकिन C1 C2 बॉन्ड लेंथ यहाँ 1.34 एंगस्ट्रम से ज़्यादा होना चाहिए, 1.34, लेकिन ऑब्जर्व हुआ 1.34 से ज़्यादा। C2 C3 ये सिंगल बॉन्ड है, C2 C3 सिंगल बॉन्ड है, तो सिंगल बॉन्ड का लेंथ होना चाहिए 1.54, लेकिन ये बॉन्ड लेंथ 1.54 से 1.54 एंगस्ट्रम से कम हो गया, 1.54 से ये कम। अगर यहाँ पर C1 और H लेंगे तो ये जो लेंथ है ये यहाँ पर 1.09 से ये ज़्यादा हो गया।
और यहाँ पर C2H जो है ये बिल्कुल 1.09 एंगस्ट्रम के बराबर है, यहाँ कोई चेंज नहीं है। और C3H जो है ये sp3 हाइब्रिडाइज्ड है, 1.12 होना चाहिए, लेकिन ये 1.12 से ज़्यादा हो गया, यहाँ पर ज़्यादा हो जा रहा है। तो देखिए यहाँ जो एक्सपेक्ट कर रहे थे वो केवल यहाँ वैसा आया, बाकी सभी जगह एक्सपेक्टेशन से डिफरेंट आया। तो ये डिफरेंस यहाँ पर और ये जो डिफरेंस है ये क्यों आया, ये डिफरेंस का कारण क्या है, इसको सबसे पहले बेकर और नाथन ने ऑब्जर्व किया था और इसके कारण को समझाया था। इसलिए हाइपर कंजुगेशन को बेकर नाथन इफेक्ट भी कहते हैं। तो ये क्यों हुआ, दिस वाज explained with the help of hyperconjugation and explained by Baker and Nathan, है ना। बेकर और नाथन उनके द्वारा इसका एक्सप्लेनेशन ये किया गया था। तो these deviations were explained by Baker and Nathan. With the help of hyper conjugation। इसको कौन एक्सप्लेन किया, बेकर और नाथन, किसकी सहायता से, हाइपर कंजुगेशन के हेल्प से इसको एक्सप्लेन किया। हाइपर कंजुगेशन होगा उसके वजह से ये उसके द्वारा इसको एक्सप्लेन किया गया। तो हाइपर कंजुगेशन क्या है, इसको हम लोग कैसे डिफाइन करेंगे, तो इसका डेफिनेशन हाइपर कंजुगेशन का ये बताया गया कि ये जो इलेक्ट्रॉन का डीलोकलाइजेशन जो होता है यहाँ पर थ्रू सिग्मा पी कंजुगेशन, है ना। तो यहाँ पर हम लोग कह सकते हैं द डीलोकलाइजेशन of electrons through sigma p conjugation, sigma p through sigma p conjugation is known as hyper conjugation। ठीक है, डीलोकलाइजेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स थ्रू सिग्मा पी कंजुगेशन। सिग्मा और पी ऑर्बिटल या पाई भी होता है, उसके बीच कंजुगेशन के वजह से इलेक्ट्रॉन का पोजीशन चेंज करना, जिसमें एटम कोई पोजीशन चेंज नहीं करता है, तो इस घटना को हम लोग हाइपर कंजुगेशन कहते हैं। ठीक है, जैसे
यहाँ पे देखिए कैसे लिया जाता है, C, ये H, यहाँ पे H, यहाँ H प्रोपिलीन मॉलिक्यूल है, CH, ये डबल बॉन्ड C, यहाँ पर H और H। अब होगा क्या, यहाँ पर बताया जाता है कि ये जो पाई बॉन्ड है ये यहाँ शिफ्ट कर गया और ये सिग्मा बॉन्ड ये यहाँ शिफ्ट करता है, सिग्मा बॉन्ड ऐसे। तो डीलोकलाइजेशन हुआ तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, H, C और यहाँ H, ये बॉन्ड तो ख़त्म हो गया, एटम तो अपना पोजीशन चेंज करेगा नहीं, यहाँ पर ये अब डबल बॉन्ड आ गया, डबल बॉन्ड, और इधर H रह गया और यहाँ अब सिंगल बॉन्ड हो गया H और ये H, यहाँ पर माइनस चार्ज आ गया। अब फिर उसी तरह से इसके साथ कंजुगेटेड सिर्फ ये सिग्मा बॉन्ड ही नहीं, ये भी है, ये भी है, तीनों तो इससे इक्वल डिस्टेंस पे है, तो एक एक को बारी बारी से ये लिया जाएगा। तो अब इस H को लेंगे तो यहाँ H प्लस C, इधर H, ये H, फिर यहाँ डबल बॉन्ड CH और इधर हो जाएगा C, यहाँ H, इधर H, यहाँ माइनस। फिर उसके बाद ये वाला जाएगा, तो वो अगर इन्वॉल्व होगा तो नेक्स्ट हो जाएगा H, CH, यहाँ पर H प्लस और फिर ये डबल बॉन्ड CH और यहाँ पर C, इधर H और इधर H, ये हो जाएगा माइनस। तो यहाँ पर इस तरह से यहाँ हो जाएगा 1 2 3 4, 4 स्ट्रक्चर हुआ और इन सब का मिलाकर एक रेजोनेंस हाइब्रिड स्ट्रक्चर ड्रॉ करेंगे। तो क्या हो जाएगा, हाइब्रिड स्ट्रक्चर कैसे ड्रॉ किया जाता है, सबको ऐसा मान के चलिए कि जो पतला पेपर है, एक पेज में हम इस स्ट्रक्चर को ड्रॉ किए, दूसरे पेज में इसको लिए, तीसरे पेज में उसको लिए, चौथा पेज में इसको ड्रॉ किए। और चूंकि एटम का पोजीशन सेम है और सब पेज को एक दूसरे के ऊपर रखे तो कैसा दिखाई देगा, तो यहाँ दिखाई देगा C, H और H, फिर यहाँ पर C, इधर H और यहाँ पर C, H, इतना तो दिखाई देगा और इसमें सब में बॉन्ड दिखाई देगा। तो ये ऐसे डॉटेड और यहाँ ऐसे हम लोग ले लेंगे, तो यहाँ पर पार्शियली माइनस चार्ज होगा और ये तीनों पे इस तरह से पार्शियली प्लस चार्ज आ जाएगा, है ना। ये हाइड्रोजन इस पे इसके वजह से, है ना, इस पर वहाँ और इस पर इसके वजह से, और नेगेटिव चार्ज ये तीनों में कार्बन पे है, तो ये आ गया, ये रेजोनेंस हाइब्रिड स्ट्रक्चर हुआ। अब देखिए यहाँ पर हाइब्रिडाइजेशन क्या है, sp2, इस जगह हाइब्रिडाइजेशन क्या है sp2, यहाँ हाइब्रिडाइजेशन क्या है sp3। अब तो यहाँ लेकिन हाइब्रिडाइजेशन sp2 हो गया, यहाँ sp2 हो गया और यहाँ क्या हो जाएगा sp3 हो गया। तो इसी तरह से सब में होगा। तो देखिए जो sp2 था वो sp3 में चला गया, साइज बड़ा हो गया, और ये तो बीच वाला sp2 ही रहा, ये sp3 जो था sp2 में हो गया, इसके वजह से एक बॉन्ड ही गायब हो गया। इसी वजह से ये बॉन्ड लेंथ में चेंज ऑब्जर्व होता है। देखिए यहाँ पर डबल बॉन्ड था लेकिन यहाँ सिंगल बॉन्ड, हाइब्रिड लिए तो यहाँ ना तो डबल बॉन्ड ना सिंगल बॉन्ड, तो डबल बॉन्ड से बॉन्ड ऑर्डर कम हो गया, यहाँ बॉन्ड ऑर्डर 2, यहाँ बॉन्ड ऑर्डर 1 और 2 के बीच, तो बॉन्ड ऑर्डर घटा, बॉन्ड लेंथ बढ़ गया। यहाँ 1, यहाँ 1 और 2 के बीच, तो यहाँ बॉन्ड ऑर्डर बढ़ा, बॉन्ड लेंथ यहाँ घट गया। यहाँ 0 और 1 के बीच, तो बॉन्ड यहाँ 1, यहाँ 0 और 1 के बीच, तो कम हो गया बॉन्ड ऑर्डर, बॉन्ड लेंथ बढ़ गया। इस तरह से बॉन्ड लेंथ में चेंज होता है। तो हाइपर कंजुगेशन के द्वारा
इस तरह से एक्सप्लेन किया गया यहाँ बॉन्ड लेंथ का फैक्टर। बॉन्ड लेंथ में जो चेंज आ रहा है, जो बदलाव आ रहा है, इस बदलाव को इसी तरह से एक्सप्लेन किया गया। इसी घटना को हम लोग हाइपर कंजुगेशन कहते हैं। तो हाइपर कंजुगेशन में इलेक्ट्रॉन का शिफ्टिंग हुआ किसके थ्रू? पाई बॉन्ड और सिग्मा बॉन्ड के बीच कंजुगेशन के वजह से ये डिलोकलाइजेशन हुआ। दिस इज कॉल्ड हाइपर कंजुगेशन। तो यहाँ पर हाइपर कंजुगेशन के लिए कंडीशन क्या है? हाइपर कंजुगेशन का अगर हम लोग कंडीशन की बात करें, कंडीशन अगर लें कि कहाँ पर हाइपर कंजुगेशन होगा और कहाँ पर हाइपर कंजुगेशन नहीं होगा, तो उस कंडीशन के लिए यहाँ पर ये पहले हम लोग इस जगह लेते हैं कंडीशंस। कंडीशंस, हाइपर कंजुगेशन का कंडीशन क्या है? तो कंडीशंस अगर हम लोग डिस्कस करें हाइपर कंजुगेशन का, तो सबसे पहला कंजुगेशन, ये कंडीशन क्या है कि मॉलिक्यूल के पास एक एटम ऐसा होना चाहिए, यानी कि हम लोग ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल के रिस्पेक्ट में ही इसका अध्ययन करते हैं, तो एक जो होगा, एक ऐसा एटम होगा जिसका हाइब्रिडाइजेशन sp या sp2 होगा, यानी कि देयर मस्ट बी ए कार्बन एटम विच हैज एटलीस्ट वन अनहाइब्रिड p ऑर्बिटल। एक अनहाइब्रिड p ऑर्बिटल होना चाहिए। ठीक है, तो पहला कंडीशन क्या होगा? द मॉलिक्यूल must have a carbon atom with an unhybrid p ऑर्बिटल। एक अनहाइब्रिड p ऑर्बिटल होना चाहिए। तो अनहाइब्रिड p ऑर्बिटल कब होगा? जब मान लीजिए कार्बन का अगर sp3 हाइब्रिडाइजेशन है तो अनहाइब्रिड p ऑर्बिटल तो होगा ही नहीं, है ना। तो कार्बन का हाइब्रिडाइजेशन अगर यहाँ पर sp2 होगा तब इसके पास एक अनहाइब्रिड p ऑर्बिटल होगा। कार्बन का हाइब्रिडाइजेशन अगर sp होगा तो इसके पास दो अनहाइब्रिड p ऑर्बिटल होगा, यानी कि इसके पास क्या होना चाहिए? हम लोग ये कह सकते हैं कि जो एटम के पास, उसके पास कम से कम एक अनहाइब्रिड p ऑर्बिटल होना चाहिए। मॉलिक्यूल के पास ऐसा कार्बन होना चाहिए जिसके पास एक अनहाइब्रिड p ऑर्बिटल हो, यानी कार्बन का हाइब्रिडाइजेशन sp2 या sp हाइब्रिडाइज्ड हो। पहला कंडीशन। दूसरा कंडीशन क्या है? There must be an sp3 carbon atom adjacent to the above said sp or to the above said sp or sp2 hybrid carbon atom।
ठीक है, वो जिस हम sp2 या sp हाइब्रिडाइज्ड कार्बन की बात कर रहे हैं उसके ठीक सटा हुआ उससे एक sp3 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन एटम होना चाहिए। और तीसरा कंडीशन है, तीसरा कंडीशन क्या है, देयर मस्ट बी एट लीस्ट वन हाइड्रोजन एटम attached to the above said sp3 कार्बन एटम। ठीक है, मतलब जो कार्बन एटम है जो sp3 कार्बन बोला गया है उसके साथ कम से कम एक हाइड्रोजन जुटा रहना चाहिए। ठीक है, वो जो हाइड्रोजन है, जैसे मान लीजिए ये कार्बन यहाँ पर डबल बॉन्ड है और इस कार्बन का हाइब्रिडाइजेशन sp2 है, इसके बगल में एक sp3 कार्बन होगा, ये sp3 कार्बन और उसके साथ कम से कम एक हाइड्रोजन जुटा हुआ रहेगा। ये हाइड्रोजन यहाँ पर ये जो कार्बन होगा इसको ऐसे लिखते हैं, इसका हाइब्रिडाइजेशन sp2 या sp होगा और उसके बगल में sp3 और उसके साथ कम से कम एक हाइड्रोजन रहेगा। इस हाइड्रोजन को हम लोग क्या कहेंगे, हाइपर कॉन्जुगेबल, जो हाइपर कंजुगेशन में भाग लेता है इसलिए इसको हाइपर कॉन्जुगेबल हाइड्रोजन एटम कहेंगे। और ये जो sp या sp2 कार्बन है ये एक फंक्शनल ग्रुप की तरह बिहेव करेगा, उसके बगल वाले कार्बन को अल्फा कार्बन कहते हैं और अल्फा कार्बन से जो जुटा हुआ है हाइड्रोजन उसको अल्फा हाइड्रोजन एटम कहेंगे। तो हाइपर कंजुगेबल हाइड्रोजन एटम जो है वो अल्फा हाइड्रोजन एटम भी है, यानी हाइपर कंजुगेशन के लिए कम से कम एक अल्फा हाइड्रोजन का होना जरूरी होता है। ठीक है, अब ये 3 कंडीशन है, इसके अलावा एक दो छोटा मोटा कंडीशन, ये 3 मेन कंडीशन है और बाकी कंडीशन आगे एक्सप्लेन हो जाएगा। तो अब हम लोग को देखना है हाइपर कंजुगेशन कहाँ होगा और कहाँ नहीं होगा। तो हम कुछ एग्जाम्पल्स लेते हैं, जैसे मान लीजिए हम लोग लिए यहाँ CH3 और CH3, यहाँ हाइपर कंजुगेशन होगा। तो कंडीशन देखिए, पहला कंडीशन मस्ट हैव ए कार्बन एटम विथ एन अनहाइब्रिड p ऑर्बिटल, मतलब वो sp2 या sp कार्बन एटम। तो इसका भी हाइब्रिडाइजेशन sp3, इसका भी sp3। तो sp3 के पास तो कोई अनहाइब्रिड p ऑर्बिटल होता ही नहीं है, यानी कि यहाँ हाइपर कंजुगेशन नहीं होगा। अब हम लोग लेते हैं CH2 डबल बॉन्ड CH2, CH2 डबल बॉन्ड CH2। यहाँ देखिए क्या है, इसका हाइब्रिडाइजेशन sp2 और इसका sp2, तो दोनों के पास sp2, तो पहला कंडीशन फुलफिल हो गया। दूसरा कंडीशन क्या है, देयर मस्ट बी एन sp3 कार्बन एटम एडजेसेंट टू द अबव सेड sp और sp2, तो एक sp3 होना चाहिए, sp3 तो है ही नहीं, इसलिए यहाँ भी नहीं होगा। फिर CH
ट्रिपल बॉन्ड CH लेते हैं तो यहाँ क्या हो जाएगा Sp, यहाँ भी क्या हो जाएगा Sp, तो दोनों जगह Sp, तो यहाँ पर क्या होगा, इस जगह यहाँ पर ये जो है इस जगह यहाँ भी हाइपर कंजुगेशन नहीं होगा। तो अब कुछ और कंडीशंस हम लोग देखते हैं। एल्केन में तो हाइपर कंजुगेशन नहीं हुआ क्योंकि एल्केन में sp या sp2 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन एटम नहीं है। तो अब हम लोग अगर यहाँ एल्कीन है, ये एल्काइन है, लेकिन अब हम लोग अगर लेते हैं CH3 CH डबल बॉन्ड CH2 तो क्या हो जाएगा CH3 CH डबल बॉन्ड CH2, तो यहाँ पर क्या है, इस जगह यहाँ sp3 है, ये sp2 है, तो ये sp2 है। तो यहाँ क्या होगा, पहला कंडीशन sp2 कार्बन है, sp2 के बगल में एक sp3 कार्बन वो भी है, और sp3 कार्बन से कम एक हाइड्रोजन, यहाँ 3 हाइड्रोजन है, तो यहाँ अल्फा हाइड्रोजन कितना, अल्फा हाइड्रोजन या हाइपर कंजुगल हाइड्रोजन कितना 3 हो गया, एक रहना काफ़ी है 3, इसलिए यहाँ तो होगा, यानी इस एल्कीन में हो सकता है। फिर हम लोग यहाँ पर मान लीजिए लिए CH3 CH2 और CH डबल बॉन्ड CH2, क्या होगा यहाँ, तो यहाँ पर sp2 और इधर भी sp2, तो क्या हो जाएगा यहाँ sp3 है ना, तो sp2 के बगल में, इधर भी sp3 ही है, sp2 के बगल में sp3 और उसके साथ 2 हाइड्रोजन, तो यहाँ अल्फा हाइड्रोजन या इस जगह हम लोग हाइपर कंजुगल हाइड्रोजन यहाँ 2 है, इसलिए ये शो करेगा। अब अगर यहाँ हम लोग लेते हैं CH3 CH यहाँ CH3 और फिर ये CH डबल बॉन्ड CH2, यहाँ क्या होगा इस जगह पे, तो यहाँ डबल बॉन्ड के बगल में एक कार्बन, यहाँ sp2 के बगल में sp3 और उसके साथ एक हाइड्रोजन है, तो यहाँ अल्फा हाइड्रोजन या हाइपर कंजुगल हाइड्रोजन कितना 1 है, तो ये शो करेगा। अब अगर यहाँ पर ये CH3, यहाँ पर CH3 डबल बॉन्ड CH2 ये हम लोग लिए, तो क्या हो जाएगा, यहाँ पर sp2 है, sp2 और फिर यहाँ पर क्या है sp3 है, और sp3 के साथ एक भी यहाँ पर हाइड्रोजन नहीं है, तो अल्फा हाइड्रोजन या इस जगह हाइपर कंजुगेबल हाइड्रोजन ये 0 है, इसलिए यहाँ हाइपर कंजुगेशन नहीं होगा। तो इस तरह से हाइपर कंजुगेशन यहाँ पॉसिबल नहीं होगा। तो यहाँ अब उसी तरह से अगर हम लोग लेते हैं इस जगह, मान लीजिए कोई यहाँ पर C और इधर हम लोग ड्यूटेरियम लेते हैं, यहाँ ड्यूटेरियम, ये ड्यूटेरियम और यहाँ पर CH डबल बॉन्ड CH2, तो यहाँ sp3 है और इसके sp2 इस जगह है
और यहाँ पर sp3 है, लेकिन इसके साथ हाइड्रोजन नहीं है, यहाँ ड्यूटेरियम है। तो CD बॉन्ड स्ट्रॉन्ग होता है, इस वजह से ये स्ट्रॉन्ग रिजिड, ये जल्दी टूटेगा नहीं, इसीलिए यहाँ पर हाइपर कंजुगेशन का चांस नहीं के बराबर होता है। हाइड्रोजन रहना चाहिए, ड्यूटेरियम हो तो उसको हम लोग कंसीडर नहीं करते हैं, ठीक है। ड्यूटेरियम के केस में हम लोग हाइपर कंजुगेशन नहीं लेते हैं। ड्यूटेरियम या ट्राइटियम जो हेवियर एटम है, तो ये बॉन्ड स्ट्रॉन्ग हो जाता है, जल्दी वो ब्रेक नहीं करेगा, इस वजह से यहाँ नेगलेक्ट कर देते हैं हाइपर कंजुगेशन को। एकदम नहीं होगा ऐसा नहीं कह सकते, लेकिन ये इतना कम होगा कि उसको हम लोग इग्नोर कर देते हैं, ठीक है। अब हम लोग लेते हैं यहाँ पे, जैसे मान लीजिए ये डबल बॉन्ड, ये रिंग है, यहाँ डबल बॉन्ड, तो इसमें क्या होगा, यहाँ ये दोनों कार्बन का हाइब्रिडाइजेशन क्या हो गया, sp2, इसके बगल में यहाँ sp3, यहाँ पर क्या हो जाएगा sp3, और इस जगह 2 हाइड्रोजन और यहाँ पर 2 हाइड्रोजन, तो यहाँ तो अल्फा हाइड्रोजन कितना हो जाएगा, 4 हो गया, तो यहाँ हाइपर कंजुगेशन होगा। ठीक उसी तरीके से अगर हम लोग यहाँ पर लेते हैं ऐसे, यहाँ डबल बॉन्ड और इस जगह मान लीजिए एक CH3 लिए, तो अब यहाँ अल्फा हाइड्रोजन कितना हो गया, यहाँ पर 1, इधर 2, 3, तो यहाँ पर भी होगा। अगर हम लोग यहाँ ऐसे ले लेते हैं, ये इधर CH3 और इधर CH3, तो यहाँ पर सिर्फ नीचे का 2 हो जाएगा, तो अल्फा हाइड्रोजन 2, इसलिए यहाँ पर होगा, है ना। फिर उसी तरह से अब हम लोग अगर ऐसा मॉलिक्यूल ले लेते हैं, इस जगह यहाँ पर ये डबल बॉन्ड, इधर CH3 और इधर CH3, यहाँ भी CH3 और CH3, तो क्या होगा, यहाँ तो ये अल्फा हाइड्रोजन इस जगह 0 है, इसलिए यहाँ हाइपर कंजुगेशन नहीं होगा, ठीक है। हाइपर कंजुगेशन, अब अगर हम लोग इस तरह से लेते हैं कोई मॉलिक्यूल ऐसे, यहाँ पर डबल बॉन्ड, तो इसके बगल में ये अल्फ़ा, यहाँ सब अल्फ़ा, तो अल्फ़ा हाइड्रोजन यहाँ 2, यहाँ 2, 2, 2, कितना, यहाँ पर ऐसे है ना कि 2, यहाँ पर ऐसे H और H, तो हर जगह उस तरह से, तो अल्फ़ा हाइड्रोजन यहाँ पर 8 हो गया, इसलिए यहाँ हाइपर कंजुगेशन होगा। ठीक उसी तरह से C डबल बॉन्ड C और यहाँ पर CH3, इधर CH3, इधर CH3 और यहाँ CH3, तो अल्फा हाइड्रोजन ये सब के सब अल्फा है ना, डबल बॉन्ड से जुड़ा हुआ कार्बन, तो यहाँ अल्फा हाइड्रोजन 12 हो जाएगा, और 1 होना काफ़ी है, यहाँ तो 12 है, मतलब हाइपर कंजुगेशन होगा। तो इस तरह से यहाँ पर हाइपर कंजुगेशन हम लोग ऐसे यहाँ लेते हैं। अब होगा क्या इस जगह पे, अब मान लीजिए हम लोग ऐसे लिए एक मॉलिक्यूल इस तरह से, और यहाँ पर ऐसे ले लिए ये डबल बॉन्ड, तो क्या होगा, इस डबल बॉन्ड के बगल में इस कार्बन का हाइब्रिडाइजेशन sp3, इसका भी हाइब्रिडाइजेशन sp3, तो यहाँ एक H है, यहाँ एक H है, तो यहाँ पर जो डबल बॉन्ड के बगल वाला कार्बन ये अल्फ़ा तो होगा, तो यह अल्फ़ा हाइड्रोजन तो 2 है, लेकिन हाइपर कंजुगेबल हाइड्रोजन यहाँ 0 हो जाएगा, मतलब यहाँ पर ये भाग नहीं लेगा, यानी कि इस जगह पे हाइपर कंजुगेशन नहीं होगा।
तो ये क्यों नहीं होगा? तो इसका कारण क्या है? ये जो इस जगह इसका मतलब एक्सप्लेनेशन क्या है कि क्यों नहीं होगा यहाँ पे? इसका एक्सप्लेनेशन है कि ऐसे जो मॉलिक्यूल हम लोग लिए, अब यहाँ पर ऐसे लिया गया तो ये पोजीशन जो होता है, ये दोनों पोजीशन, इसको हम लोग क्या कहते हैं? BHP, ब्रिज हेड पोजीशन। इसको भी क्या कहते हैं? ब्रिज हेड पोजीशन। तो ब्रिज हेड पोजीशन के बारे में एक शुरू में ही बताया गया है कि यहाँ पर sp2 हाइब्रिडाइजेशन पॉसिबल नहीं होता है, जिसको ब्रेड्स रूल कहते हैं। तो यहाँ देखिए, अगर यहाँ हाइपर कंजुगेशन होता है, ये बॉन्ड इधर जाएगा, ये बॉन्ड इधर आएगा, तो क्या बनना चाहिए? यहाँ पर इस तरह से बनना चाहिए। यहाँ माइनस हो गया, ये ऐसे रहेगा, यहाँ पर H रहेगा, ये प्लस, और यहाँ डबल बॉन्ड। तो अब बताइए, जैसे ही डबल बॉन्ड हो गया, यहाँ पर हाइब्रिडाइजेशन क्या हो गया? sp2 और sp2 ये पॉसिबल नहीं है। किसके अकॉर्डिंग? अकॉर्डिंग टू ब्रेड्स रूल, BREDT, ब्रेड्स रूल जो है उसके अनुसार ब्रिज हेड पोजीशन पे sp2 हाइब्रिडाइजेशन पॉसिबल नहीं है, और वहाँ sp2 हाइब्रिडाइजेशन आ गया, इसलिए यहाँ हाइपर कंजुगेशन नहीं होगा। तो भले ही ब्रिज हेड पोजीशन का हाइड्रोजन sp3 हाइब्रिडाइज्ड हो, लेकिन वो अल्फा हाइड्रोजन हो सकता है, लेकिन ब्रिज हेड पोजीशन का हाइड्रोजन हाइपर कंजुगेबल हाइड्रोजन नहीं होता है। ठीक है, इसलिए यहाँ पर हाइपर कंजुगेशन इस जगह नहीं होगा। ठीक है, ब्रिज हेड के केस में हाइपर कंजुगेशन नहीं होगा। ठीक है, तो ये हुआ एल्कीन का कंडीशन। अब उसी तरह से फिर नेक्स्ट हम लोग कंडीशन अब लेते हैं। नेक्स्ट हम लोग लिए, मान लीजिए CH, यहाँ H, ये H, और यहाँ C, ट्रिपल बॉन्ड CH, क्या होगा? तो यहाँ पर कार्बन का हाइब्रिडाइजेशन क्या है? sp, उसके बगल में क्या है? sp3। तो sp है, मतलब इसके पास 2 अनहाइब्रिड पी ऑर्बिटल, और हमें एक की ज़रूरत है, तो 2 है, तो काम तो चल जाएगा। sp3 के साथ 3 हाइड्रोजन, तो अल्फा हाइड्रोजन कितना हो गया? अल्फा हाइड्रोजन यहाँ पर हो गया 3, इसलिए यहाँ पर हाइपर कंजुगेशन होगा। वैसे ही CH यहाँ पर C, ट्रिपल बॉन्ड C, और CH और H, तो यहाँ पर ये sp और इसके बगल वाला sp3, इधर वाला भी sp3, तो दोनों तरफ एक एक या sp3 कार्बन, तो अल्फा हाइड्रोजन या हाइपर कंजुगेबल हाइड्रोजन यहाँ तो 6 हो गया, इसलिए इस जगह हाइपर कंजुगेशन हो सकता है। तो एल्काइन में हाइपर कंजुगेशन हो सकता है। अब हम लोग अगर यहाँ लेते हैं एक कार्बन, ऐसे यहाँ पर लिए, ये कार्बन, यहाँ कार्बन, और इस जगह नेगेटिव चार्ज हो गया, इसको हम लोग कहते हैं, कार्बन पे अगर नेगेटिव चार्ज हो तो उसको कार्बेन आयन कहते हैं। तो कार्बेन आयन जो होगा, यहाँ पर कार्बन का हाइब्रिडाइजेशन 3 सिग्मा बॉन्ड और 1 लोन पेयर, इसलिए हाइब्रिडाइजेशन sp3। तो यहाँ sp2 कार्बन है ही नहीं, इसलिए यहाँ तो नहीं होगा। अगर मान लीजिए CH3 और CH2, ये 2 इलेक्ट्रॉन और यहाँ पर नेगेटिव अगर है, तो क्या होगा? यहाँ पर हम लोग sp3 और ये यहाँ पर है sp3, तो sp3 दोनों जगह, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? ये कार्बेनायन, यहाँ पर कार्बेनायन, ये इस जगह, यहाँ भी sp2 कार्बन है ही नहीं, इसलिए यहाँ नहीं होगा। ठीक है, तो कार्बेनायन में
हाइपर कंजुगेशन पॉसिबल यहाँ नहीं है ना। एक नॉर्मल कार्बन आयन में इस तरह से यहाँ नहीं होगा। अब हम लोग लेते हैं, मान लीजिए यहाँ पर ये कार्बन, यहाँ H, इधर H और यहाँ पर H, इस जगह प्लस चार्ज। अगर प्लस चार्ज देंगे तो इसको हम लोग कार्बोनियम आयन, ईयम अंतिम में अगर मिले तो उसका मतलब प्लस पॉजिटिव, तो कार्बोनियम आयन, या इसको हम लोग कार्बोकैटायन भी कहते हैं। तो कार्बोकैटायन में यहाँ एक कार्बन, इसका हाइब्रिडाइजेशन sp2 है, 3 ही सिग्मा बॉन्ड है, तो sp2, sp3 तो है ही नहीं, इसलिए यहाँ पर नहीं होगा। लेकिन अगर हम लोग लेते हैं CH3 CH2+, तो यहाँ तो sp2 हो गया और इधर क्या हो जाएगा sp3, तो sp2 के बगल में sp3 और उसके साथ 3 हाइड्रोजन, अल्फा हाइड्रोजन या हाइपर कंजुगल हाइड्रोजन 3 है, इसलिए यहाँ हाइपर कंजुगेशन होगा। उसी तरह अगर हम लोग लेते हैं CH3 CH और CH3, यहाँ पे प्लस चार्ज, तो क्या हो जाएगा इसका CH3, तो यहाँ कार्बन का हाइब्रिडाइजेशन sp2 हो गया, इन दोनों का हाइब्रिडाइजेशन क्या हो गया sp3 हो गया, और दोनों के साथ यहाँ पर हाइड्रोजन है, तो यहाँ अल्फा हाइड्रोजन इस जगह, या हाइपर कंजुगल हाइड्रोजन 6 हो गया, तो यहाँ हाइपर कंजुगेशन होगा, है ना, इस जगह हाइपर कंजुगेशन। और फिर हम लोग उसी तरह CH3 CH3 और CH3, तो यहाँ पर प्लस जो होगा ये यहाँ पे इस जगह क्या होगा, तो यहाँ पर फिर इसका sp2 और यहाँ पर ये तीनों sp3, तो अल्फा हाइड्रोजन या हाइपर कंजुगल हाइड्रोजन यहाँ पर कितना हो जाएगा 9 हो गया, यहाँ हाइपर कंजुगेशन हो सकता है। उसी तरह से अगर CH3 यहाँ CH2 और CH2+, तो यहाँ क्या होगा, तो इसका यहाँ sp2, इसके बगल वाला sp3, यहाँ अल्फा हाइड्रोजन कितना हो जाएगा 2, तो ये हाइपर कंजुगेशन यहाँ पर होगा, है ना। उसी तरह अगर हम लोग यहाँ CH3 CH2 और यहाँ CH2 CH3, यहाँ पर प्लस चार्ज होगा, तो इसका हाइब्रिडाइजेशन sp और sp2, इसका sp3, इसका sp3 क्या हो जाएगा, दोनों का sp3, तो यहाँ अल्फा हाइड्रोजन इधर इसके बगल वाला दोनों, तो 4 होगा, यानी यहाँ हाइपर कंजुगेशन हो जाएगा। ये कार्बोनियम आयन में या कार्बोकैटायन में हाइपर कंजुगेशन तभी होगा जब उसके पास अल्फा हाइड्रोजन होगा। अब अगर हम लोग उसी तरह से यहाँ ऐसे लेते हैं, ये रिंग है और यहाँ पे प्लस चार्ज है, तो क्या होगा, ये जो प्लस चार्ज है तो इसका हाइब्रिडाइजेशन कार्बन पे प्लस sp2, और यहाँ ऐसे 2 हाइड्रोजन होगा, यहाँ पर 2 हाइड्रोजन, यहाँ प्लस अगर है तो एक ही हाइड्रोजन होगा, है ना, एक ही हाइड्रोजन, तो इसलिए 3 सिग्मा बॉन्ड sp2, इधर ये दोनों कार्बन का हाइब्रिडाइजेशन sp3 है, और इसके साथ अल्फा हाइड्रोजन कितना हो जाएगा 4, तो अल्फा हाइड्रोजन 4 अगर हो गया तो हाइपर कंजुगेशन हो जाएगा। ठीक है,
इसी तरह से अगर हम लोग यहाँ लेते हैं इस जगह ऐसे CH2 प्लस, तो यहाँ कितना अल्फ़ा हाइड्रोजन इसके ठीक बगल वाले कार्बन में एक ही है, तो इसलिए यहाँ तो हाइपर कंजुगेशन होगा। ठीक उसी तरह से अगर हम लोग ये मॉलिक्यूल यहाँ लिए, इस जगह हम यहाँ CH3 कर दिए प्लस चार्ज यहाँ, तो यहाँ 2 होगा, यहाँ 3 होगा, है ना। इसके बगल वाला अल्फ़ा 2 और यहाँ 3, कितना होगा 4 3 7, अल्फ़ा हाइड्रोजन 7, तो इसलिए हाइपर कंजुगेशन होगा, है ना। यहाँ समझ रहे हैं ना, इस जगह ये 2 ऐसे होगा, यहाँ पर 2 है ना, 2 2 4 और यहाँ 3 7। और अगर यहाँ हम लोग ऐसे लेते हैं, इस जगह प्लस चार्ज और यहाँ CH3, तब अल्फ़ा हाइड्रोजन कितना, तो इसके बगल वाला अल्फ़ा यहाँ 2, इसके बगल वाला ये अल्फ़ा यहाँ एक ही है, ये मिथाइल है, तो यह अल्फ़ा हाइड्रोजन कितना हो जाएगा 2 और 1 3, इसलिए यहाँ हाइपर कंजुगेशन हो जाएगा। अगर हम लोग यहाँ पर उसी तरह से केवल पॉजिटिव चार्ज का पोजीशन चेंज कर देते हैं, यहाँ प्लस, तब कितना होगा, यहाँ अगर प्लस करेंगे तो क्या हो जाएगा, यहाँ 2 4, तो अल्फ़ा हाइड्रोजन यहाँ हो जाएगा 4, इसीलिए ये भी शो करेगा, है ना। इस तरीके से अब अगर हम लोग वैसे ही यहाँ पर लेते हैं, इस जगह अगर हम लोग यहाँ पर इस तरह से यहाँ प्लस चार्ज, तब क्या होगा, इधर वाला हाइड्रोजन ये नहीं होगा, इसके बगल में इधर वाला 2 हाइड्रोजन होगा, तो यहाँ अल्फ़ा हाइड्रोजन है 3, 2 और 1 3, लेकिन हाइपर कंजुगल हाइड्रोजन 2 ही होगा, ब्रिज हेड वाला नहीं होगा, तो एक भी हाइपर कंजुगल तो हाइपर कंजुगेशन हो जाएगा। अब अगर हम लोग यहाँ पर ऐसे लेते हैं, यहाँ ये ऐसे, और इस जगह प्लस चार्ज, तो इसके बगल में इधर भी sp3 और यहाँ भी sp3, तो क्या हो जाएगा sp2 के बगल में, तो यहाँ अल्फ़ा हाइड्रोजन तो 2 है, लेकिन हाइपर कंजुगल हाइड्रोजन यहाँ 0, इसलिए यहाँ हाइपर कंजुगेशन नहीं होगा। तो ये कार्बोकैटायन में हाइपर कंजुगेशन कहाँ होगा कहाँ नहीं होगा, ये हम लोग इस तरह से डिसाइड कर सकते हैं। अब हम लोग लेते हैं, जैसे ये कार्बन है, यहाँ हाइड्रोजन, ये हाइड्रोजन, यहाँ हाइड्रोजन और ऐसे हाइड्रोजन, ये जो हुआ ये मीथेन मॉलिक्यूल है। अब मीथेन में से ये जो बॉन्ड में 2 इलेक्ट्रॉन हैं, एक कार्बन का एक हाइड्रोजन का, मान लीजिए यहाँ से बॉन्ड टूट गया, इसको होमोलिसिस कहते हैं। यहाँ से अगर बॉन्ड टूट जाता है, ये H ये जो निकल जाता है, तो बचा क्या, H और यहाँ पर ये जो एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन बच गया, इसको हम लोग फ्री रेडिकल कहते हैं। तो फ्री रेडिकल, इसका नाम होगा मिथाइल फ्री रेडिकल। CH3 तो मिथाइल होता है ना, तो मिथाइल फ्री रेडिकल। उसी तरह से अगर R लिखे और एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, तो ये क्या हो जाएगा, एल्काइल फ्री रेडिकल। इसको एल्काइल फ्री रेडिकल कहेंगे। इस तरह से फ्री रेडिकल का सिलेक्शन, ये फ्री रेडिकल का नेमिंग होता है। ये सब और डिटेल से फ्री रेडिकल के बारे में पढ़ेंगे। तो यहाँ एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन एल्काइल ग्रुप है, तो वो फ्री रेडिकल। तो एल्काइल फ्री रेडिकल में जो कार्बन का हाइब्रिडाइजेशन यूजुअली ये sp2 होता है, ठीक है। तो यहाँ तो sp2 है, sp3 कोई है ही नहीं, इसलिए ये शो नहीं करेगा। लेकिन अगर हम लोग लेते हैं CH3 और यहाँ इथाइल फ्री रेडिकल CH3
H, यहाँ 2 हाइड्रोजन और एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, दिस इज इथाइल फ्री रेडिकल। तो इथाइल फ्री रेडिकल जो है इसके पास यहाँ पर अल्फा हाइड्रोजन, इसके बगल में ये कार्बन और यहाँ sp2, उसके बगल वाला sp3, sp3 से 3 हाइड्रोजन, इसलिए अल्फा हाइड्रोजन यहाँ कितना 3 हो गया। तो ये यहाँ हाइपर कंजुगेशन हो जाएगा, यानी कि फ्री रेडिकल्स में भी यहाँ पर एल्काइल फ्री रेडिकल में हाइपर कंजुगेशन होगा। अगर हम लोग वैसे ही CH3, CH2 और CH2 ये फ्री रेडिकल, तो इसके बगल में ये अल्फ़ा हुआ तो यहाँ अल्फ़ा हाइड्रोजन 2 हो गया, इसका तो sp2 ही होगा हाइब्रिडाइजेशन, इसलिए यहाँ पर कंजुगेशन होगा, है ना। इसी तरह से कोई भी फ्री रेडिकल अगर यहाँ हम लोग लेते हैं ये अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, तो इसके बगल वाला ये दोनों अल्फ़ा हुआ तो अल्फ़ा हाइड्रोजन यहाँ 4 हो गया, तो इस जगह अल्फ़ा हाइड्रोजन 4, तो यहाँ पर इस जगह क्या हो जाएगा, अल्फ़ा हाइड्रोजन अगर 4 है तो हाइपर कंजुगेशन होगा। तो ये हम लोग ये फ्री रेडिकल्स, एल्काइल फ्री रेडिकल में हाइपर कंजुगेशन होगा। अब अगर हम लोग लेते हैं यहाँ CH3 और CH डबल बॉन्ड O, तो ये वाला कार्बन sp2 हाइब्रिडाइज्ड, उसके बगल वाला कार्बन sp3 और उसके साथ 3 हाइड्रोजन है, तो अल्फ़ा हाइड्रोजन यहाँ 3 है, इसलिए यहाँ हाइपर कंजुगेशन होगा। और ये एल्डिहाइड हो गया, है ना, CHO ग्रुप जो जिसमें होता है वो एल्डिहाइड होता है ना, ये एल्डिहाइड। अगर CO के दोनों तरफ अगर एल्काइल ग्रुप हो CH3 तो इसको हम लोग कीटोन कहते हैं। और कीटोन में, हालांकि कीटोन जनरल नेम है, इस कंपाउंड का स्पेशल नेम तो एसीटोन है और इस कंपाउंड का स्पेशल नेम वो एसिटल्डिहाइड। तो यहाँ कार्बन का हाइब्रिडाइजेशन sp2 है, तो इधर क्या हो जाएगा sp3 और यहाँ भी क्या हो जाएगा sp3। तो अल्फ़ा हाइड्रोजन यहाँ कितना हो जाएगा, अल्फ़ा हाइड्रोजन यहाँ 6 हो जाएगा, अल्फ़ा हाइड्रोजन 6, इसीलिए यहाँ पर इस जगह अल्फ़ा हाइड्रोजन 6 है, तो यहाँ पर हाइपर कंजुगेशन होगा। अब हम लोग लेते हैं यहाँ एसिड CH3, यहाँ पर CH3 और यहाँ पर CO और इधर हम लोग लेते हैं OH। तो यहाँ पर हाइपर कंजुगेशन होगा या नहीं होगा, इसको हम लोग चेक करते हैं। तो देखिए ये बॉन्ड यहाँ तो sp2 हाइब्रिडाइजेशन है, यहाँ पर क्या है, इस जगह हाइब्रिडाइजेशन sp3 है, sp2 के बगल में sp3 कार्बन है और sp3 कार्बन के साथ यहाँ हाइड्रोजन है। तो कंडीशन तो सारे फुलफिल हो रहे हैं, फिर भी यहाँ हाइपर कंजुगेशन नहीं होगा। इसका कारण क्या है, जैसे ये बॉन्ड यहाँ जाता है, यहाँ जाने पर क्या आया, स्ट्रक्चर बना H, यहाँ पर H और यहाँ CO माइनस, यहाँ प्लस, फिर यहाँ OH। जैसे प्लस हुआ, अब इधर से ये बॉन्ड आएगा तो हाइपर कंजुगेशन, और ये अगर लोन पेयर यहाँ जाता है तो रेजोनेंस। तो किसका जाना आसान है, यहाँ पर तो बॉन्ड टूटना पड़ेगा, एनर्जी ज़्यादा चाहिए, यहाँ तो लोन पेयर फ्री है, इसलिए ये होगा, ये नहीं होगा। तो यहाँ पर क्या है, रेजोनेंस, ये जो होगा रेजोनेंस अपोजेज क्या, हाइपर कंजुगेशन, रेजोनेंस अपोजेज हाइपर कंजुगेशन, और रेजोनेंस डोमिनेंट होता है, इसीलिए रेजोनेंस होगा, हाइपर कंजुगेशन नहीं होगा। तो एसिड हो या उसका डेरिवेटिव
जहाँ भी हाइपर कंजुगेशन को अपोज करने वाला फैक्टर रेजोनेंस है वहाँ हाइपर कंजुगेशन नहीं होगा। इसलिए कार्बोक्सिलिक एसिड का जो डेरिवेटिव सब है उसमें कहीं भी हाइपर कंजुगेशन नहीं होता है। तो ये हो गया कंडीशन कि हाइपर कंजुगेशन कहाँ होगा कहाँ नहीं होगा, ये हम लोग जान गए। अब हम लोग इसके बाद पढ़ेंगे हाइपर कंजुगेशन का एप्लीकेशन, इसका यूज क्या है, क्योंकि क्वेश्चन उसी से पूछा जाता है तो उसका यूज क्या है। और हम लोग पहले हाइपर कंजुगेशन का कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स पढ़ेंगे, है ना, उस पर आईआईटी में क्वेश्चन पूछा गया है तो कैरेक्टरिस्टिक पढ़ेंगे एंड फिर एप्लीकेशन पढ़ेंगे। हमें लगता है हाइपर कंजुगेशन में अभी और मिनिमम 3 लेक्चर चाहिए, तब जाकर ये क्लियर होगा। थैंक यू।